आज एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। अपने अपने इष्ट देव का नाम ले लीजिए आप लोग। इसमें 30 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? सामान्य विज्ञान, क्या नाम है इसका? सामान्य विज्ञान। दस और 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी। ये पहले डिस्प्रोपोर्शनेट होता था, अब ऐसे ही आ रहा है। ध्यान से देखिए, सामान्यतः 30 सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल पूछे जाते हैं? 30। सबसे अहम हिस्सा है आजकल बीपीएससी की तैयारी का या यूपीएससी की तैयारी का। 30 सवाल पूछे जा रहे हैं। 30 में पहले क्या था कि फिजिक्स से और बायो से ज़्यादा सवाल होते थे और 3-4 सवाल केमिस्ट्री से होता था। पहले का ट्रेंड क्या था? केमिस्ट्री एक आध सवाल पूछता था। अब क्या है, केमिस्ट्री का वेटेज भी बराबर कर दिया। पिछली बार 10-10 तीनों से पूछा, 10-10 और 10। हो सकता है कि उसको ये करे, कंटिन्यू करे, नहीं भी करे तो आपको पढ़ना तो बराबर नहीं है। पहले क्या था कि ये 30 सवाल है तो आदमी बायो पढ़ लिया ढंग से, बाकी सबको नहीं भी पढ़ा तो चल जाता है। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं आता है जो कि मुश्किल हो। साइंस का हौवा क्रिएट किया जाता है। एक तो साइंस, अब आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस का देखिए 10th तक जो साइंस ढंग से पढ़ा है ना, 90% सवाल बना लेगा। उसके ऊपर के लिए 10 से 15% है बस। क्योंकि ढंग का स्टूडेंट 10th क्लास में ही आवर्त सारणी जान जाता है, नहीं जानता है? आवर्त सारणी आप लोग में से कितने को पता है? हाँ, पीरियोडिक टेबल जो है वो जान जाता है। पूरा तो किसी को याद नहीं होगा, लेकिन एक समझ में आता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप सोच सकते हैं कि हम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। जो कि उसके ऊपर की चीज़ थी। यदि 6th, 7th और 8th का एग्ज़ाम है तो 6ठे क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वो सबसे छोटा है। लेकिन इफ़ यू थिंक ही कैन, इफ़ शी थिंक्स ही कैन, तो वही करना है। जैसे इसमें जो पूछता है बेसिकली आपका एकदम सामान्य जीवन का चीज़ रहता है, उसी पे थोड़ा फोकस करवा देता है। ऐसे अब अचार को ख़राब होने से बचने के लिए क्या डालते हैं? विनेगर डालते हैं। विनेगर भी है, लेकिन बेंजोएट डालते हैं, तो सोडियम बेंजोएट। तो यही कंफर्म करना है। बोले नहीं, फोकस कराता है। विनेगर भी है। जैसे मान लीजिए हमको बताया था ना कि हाथी है, तो हाथी का यदि आपको विश्लेषण करना है तो कोई बोलेगा कि पाँव मोटा होता है, कोई बोलेगा सूंड मोटा होता है, कोई बोलेगा, लेकिन ओवरऑल हाथी पता कैसे चलेगा? यूनिक फीचर क्या है हाथी का? सूंड। कि एक ऐसा जानवर जिसका 4 पाँव होता है, तो बहुत सारे जानवर का 4 पाँव होता है। तो यूनिक फीचर को ही बताना है, ठीक है। तो बेसिक इसमें कंसेप्ट में लिख लीजिएगा या बाद में समझ लीजिएगा। बेसिक क्या है? फिजिक्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें सबसे बेसिक है मोशन का कंसेप्ट। फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है? मोशन के बाद थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट, हीट का। उसके बाद जो सबसे अधिक प्यारा सेगमेंट है इसका, जिसको बार बार बीपीएससी पूछता है, वह है लाइट लेंसेज वगैरह का, जहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। डायोप्टर वगैरह का जहाँ पर आएगा यूज, तो एक वो सेगमेंट होता है। दूसरा जो बायो का सेगमेंट है, उसमें क्या पूछता है? बार बताते हैं कि वैसी चीज़ों को पूछता है जिससे रोग से बचाया जा सके। रोग होने का कारण, रोग से बचने का उपाय। जैसे पूछेगा कि किस चीज़ में क्या पाया जाता है, तो क्यों पूछ रहा है कि आदमी के द्वारा क्या क्या खाया जाता है। बात समझ में? तो एक बार जब नारंगी देखिएगा तो सोचिए कि इस नारंगी में क्या पाया जाता है। विटामिन सी को कहते क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपका हो गया एक सवाल कंप्लीट। फैन को देखिएगा, सोचिए कि इसमें क्या, कौन सा यूज़ किया जा रहा है, क्या है इसमें? जो इसका कॉयल है उसमें क्या है? इंडक्शन का यूज़ किया जा रहा है और मैग्नेटिज्म का यूज़ किया जा रहा है।
ठीक है, और एक सर्किट भी इसको पूरा कर रहा है जो कि इसके स्विच को ऑन ऑफ कर रहा है। तो वो सारी चीज़ जो आपके डे टू डे लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्टेड करती है, वो सब साइंस का सब्जेक्ट है। आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, उसमें कौन सा थ्योरी लग रहा है, किसका सिद्धांत है? ये जो वाइट बल्ब है यह किस थ्योरी पे काम करता है? ये जो ट्यूब है इसमें कैसे वो लाइट ट्रेवल करता है, यह इसमें किसका सिद्धांत है? तो ये सारी बातें आपको विज्ञान का एक बेसिक फिजिक्स का पृष्ठभूमि बनाती है। अब उसी क्रम में आप जब पढ़ने लगेंगे तो आपको पढ़ना होगा कि किस चीज़ का आविष्कार कौन किया था, कौन सा प्रिंसिपल किसने दिया था। तो देखिएगा कि बहुत आसान है, मतलब अभी आपके सामने हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा कि अरे ये तो हम लोग झूठ मूठ का रॉकेट साइंस के चक्कर में पड़े हैं, आता तो पृथ्वी का साइंस है। केमिस्ट्री में क्या पूछेगा कि यदि हम टेफ्लॉन से किसी चीज़ को कोट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, टेफ्लॉन कोटिंग क्यों करते हैं, हवाई जहाज़ बनाया किस चीज़ से जाता है, हवाई जहाज़ में ज़्यादातर किस जो कुकर होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो विज्ञान में 5W and 1H, विज्ञान आपका ठीक हो जाएगा यदि आपने दिमाग में आपने ये चीज़ बैठा लिया। हमको क्या करना है, 5W and 1H। अब इस W से और H से क्या मतलब है? ये हुआ वाट, वाट, वेयर, विच, फिर वाई और व्हेन, दिक्कत, और ये हाउ। इसी को कहते हैं वैज्ञानिक सोच, यानी आपकी सोच में वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता क्या होता है? जैसे कि विज्ञान मानता है कि यदि यह टेम्परेचर है और यह प्रेशर है तो यह रिजल्ट होगा, यही ना विज्ञान मानता है। आर्ट्स कहेगा कि नहीं, टेम्परेचर यही रहेगा, प्रेशर यही रहेगा, फिर भी रिजल्ट अलग होगा, ये आर्ट्स है। साइंस और आर्ट्स में यही फ़र्क है। साइंस में यदि सेम कंडीशन रिपीट हो जाएगा बार बार तो बार बार सेम रिजल्ट आएगा। इसमें सेम कंडीशन रिपीट होगा, बार बार अलग अलग रिजल्ट आएगा, ये आर्ट्स है। तो इसको वैज्ञानिक टेम्परामेंट, तो इससे वैज्ञानिक टेम्परामेंट आता है। ठीक है, तो हो गया आपका फिजिक्स का मैटर। बायो में क्या है? बोले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। रोग जब हो जाए, पहले तो रोग नहीं होने देना। तो पहला स्टेज क्या है? भोजन पानी अच्छा, कि गेहूं को कैसे उपजाएंगे कि ज़्यादा बढ़िया फसल हो। जैसे पका हुआ फल खाना चाहिए, है ना? तो पका फल, पहले फल पकाने के लिए किस केमिकल का यूज होता था? क्या? कार्बाइड, उसको एसिटिलीन भी कहते थे। ठीक है, एसिटिलीन का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे? एसिटिलीन। लेकिन एसिटिलीन से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिटिलीन के चलते नुकसान भी होता था, आपका पेट का प्रॉब्लम आता था और कैंसर होने का खतरा रहता था। यदि मान लीजिए एसिटिलीन से पका हुआ फल आप बार बार खाएंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो क्या किया गया? एसिटिलीन को थोड़ा सा माइल्ड किया गया। तो क्या नया तत्व आया? एथिलीन तत्व। अब पूछेगा सवाल, तो जवाब एसिटिलीन नहीं देना है। फल कैसे पकाया जाता है? जवाब क्या होगा? एथिलीन। पहले जवाब हम लोग जब देते थे क्या था जवाब? एसिटिलीन। तो समय के साथ विज्ञान का विकास हो रहा है। अब मान लीजिए स्ट्रीट लैंप, हम लोग से पूछा था कि कौन सा लाइट जलता है, तो हम लोग आंसर देते थे सोडियम। क्या अब सोडियम बल्ब जलता है? नहीं जलता। तो आप वही आंसर तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो विज्ञान भी बदलता है, एक ही चीज़ को लेप। तो क्या है उसका कारण है? विज्ञान आपके जीवन को बचाने के लिए है। बात समझ आई? तो फलों को लेपने का जो काम है, फल के ऊपर जो पकाने का, तो वो हमने कम घातक चीज़ों का उपयोग किया। गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है। मान लीजिए हर आदमी खाएगा तभी ना, खाएगा इंडिया तब ना गाएगा इंडिया। तो जो खाने के लिए मान लीजिए गेहूँ उपजाना है, तो गेहूं में कौन सा खाद डालेंगे कि ज़्यादा उपज हो और कम नुकसान हो? डालने के लिए कुछ भी डाल सकते हैं आप। यूरिया डाल दीजिए, खाद डाल दीजिए, पोटेशियम डाल दीजिए, सल्फर डाल दीजिए, कुछ भी, जिंक भी डाला जाता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो है NPK। क्या कहते हैं उसको? इसी का एक कम्बिनेशन बना के डाला जाता है। तो क्या हुआ? विज्ञान पहले क्या कर रहा है? पहले पैदावार दे रहा है,
फिर आपको बढ़िया भोजन का व्यवस्था करा रहा है, ज़्यादा उपज करा के सबके लिए। अब जब आदमी खा लिया लेकिन कीड़ा आ गया खाने के लिए, तो हमारा DDT पूछेगा DDT क्या होता है, इससे क्या नुकसान है। तो परस्पर संघर्ष भी चल रहा है। तो DDT आ गया, आप खा लिए तो बीमारी हो गया, बीमारी हो गया, मान लीजिए किसी को भगवान न करे वैसा बीमारी हो, कर्क रोग, कैंसर हो गया। तो कैंसर को ठीक करने का क्या उपाय है? कीमोथेरेपी, शुरुआती में कीमोथेरेपी, पहल के दिन कीमोथेरेपी, अलग अलग चीज़ें हैं। और कैंसर को ठीक करने का जितना भी दवाई है ना, सब क्वेश्चन। किसी में कोबाल्ट 60 का यूज़ करता है। ऐसे नॉर्मल सवाल पूछे कि यदि नॉर्मल कैंसर है तो ठीक करने में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का। लेकिन यदि कोई पर्टिकुलर कैंसर है तो फिर दवाई चेंज हो जाएगा। जैसे फास्फोरस 24, इसका यूज़ करते हैं ब्लड कैंसर को ट्रीट करने में। यदि ल्यूकीमिया पूछ दे तो लोग मार देंगे कोबाल्ट 60, क्योंकि आंसर में कोबाल्ट भी ऑप्शन में रहेगा ही, लेकिन आंसर क्या होगा, फास्फोरस 24। ठीक है, ऐसे अलग अलग चीज़ों में अलग। तो क्या होगा कि पहले रोग से बचाने का उपाय, भोजन का उपाय, जब रोग हो गया तो रोग को भगाने का उपाय। मान लीजिए आपको यहाँ पे दर्द है, हम लोग दवा खाते हैं कहाँ, जैसे कि एक बार यहाँ पे मेरा घाव हो गया इस जगह पर, डॉक्टर से बोले तो बोला कि यहाँ पर जो दवा का पहुँचने में बहुत दिक्कत होता है इस जगह पर, क्योंकि क्या ये हार्ट से ऊपर है और बाकी स्पाइनल नर्व से भी नहीं जुड़ता है। तो यदि आपको यहाँ पर यदि घाव हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता है, मतलब कि दवा वहाँ पहुँचने में दिक्कत होती है। पैर में पहुँच जाएगा, हाथ में पहुँच जाएगा, पीछे पहुँच जाएगा, सर में पहुँच जाएगा, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे जल्दी नहीं पहुँचता, तो उसी दवा को रिपीट करके खाना पड़ेगा। लेकिन अब उसका उपाय क्या किया कि नैनो कैप्सूल लाया कि वो जाएगा यहाँ तक पहले टहलते हुए नस के अंदर से, और यहीं जाकर बस्ट करेगा। तो जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर इलाज। अब क्या हुआ कि देखिएगा कि इतना छेड़छाड़ लोग करते चीज़ों से, जैसे स्टेम सेल आ गया। स्टेम सेल क्या है, आपको किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए जो सही क्रोमोजोम चाहिए, सही गुणसूत्र चाहिए, जो आपको DNA और RNA का कम्बिनेशन चाहिए, उसको ठीक किया जा सकता है स्टेम सेल के जरिए। तो इसका उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। उपयोग तो है कि रोग से लड़ने में, दुरुपयोग क्या है, आदमी का क्लोन बन जाएगा अमेरिका पकड़ने एक सद्दाम हुसैन को, 16 को सद्दाम हुसैन खड़ा है, किसको मारेगा गोली। किम जोंग जो उत्तर कोरिया का है, पता नहीं चलता कि ओरिजिनल कौन है, कब उसका नकली घूम रहा है, उसको 15-16 ठो नकली बनाए हुए हैं। सद्दाम हुसैन का तो 3-4 लोगों ने देखा भी था। तो ऐसा मतलब इससे ऐसी समस्याएं भी आएंगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बिना स्त्री और पुरुष के मिलन से बच्चे का जन्म हो जाए, हो भी रहा है, लेकिन उसको अभी वैधानिक तौर पर रोका गया, नहीं तो विज्ञान कहाँ ले जाएगा, दूसरी जगह भी ले जा सकता है। तो वो भी सवाल बनता है। पहले था कि मान लो किसी को बच्चा हो रहा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, झाड़ा फूका गया तो बाबा के प्रताप से हो भी गया कभी, लेकिन नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। अब क्या है, सरोगेसी आ गया, फिर आपके लिए सवाल है। आपको ध्यान रखना है अपने सवाल पर ही। सरोगेसी क्या है, किराए का, हम लोग आर्टिकल लिखे थे, किराए का कोख, यानी बच्चा पैदा करने में कॉम्प्लिकेंसी है तो किसी और का जो है उसको किराए पे ले रहा है, और फिर बच्चा हो गया तो उसको पैसा दिए, वो अपने घर, अब अपने घर बच्चा लेकर। तो यह पहले लोगों को नहीं समझ में आता था, लेकिन आज ज़रूरत है और इससे बहुत लोगों को लाभ भी हो रहा है। थोड़ा सा जागरूक रहिए, अवेयर रहिए। विज्ञान आपके हर जगह है। इस पेंट में भी विज्ञान है, इस कागज़ में विज्ञान है, इस दरवाजे में विज्ञान है, इस बल्ब में विज्ञान है, इस कैमरे में विज्ञान है, और तमाम जो चीज़ें आ रही हैं, तार का बेतार है, वो भी विज्ञान है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो आइए हम लोग कुछ सवालों को डिस्कस करते हैं। ये वही सवाल हैं जो BPSC में पूछे गए। विज्ञान का बैकग्राउंड किसका किसका है, जो +2 तक साइंस पढ़ा है, +2 तक जो लोग साइंस पढ़े हैं। आप नहीं पढ़ी हैं, आप क्या, आप क्या पढ़े हैं? +2 तक साइंस है कि आर्ट्स है? साइंस सबका, तो ये दोनों का नहीं है, बस आप लोग आर्ट्स था, कॉमर्स, और आपका साइंस, ऐसे ही पढ़े। तुम्हारा तो साइंस ही था ना। कॉमर्स वाले कौन कौन है? तुम दोनों कॉमर्स,
अच्छा ऑनर्स हिस्ट्री, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या है, अभी तक हम लोग हिंदी में ज़्यादा चल रहे थे, अंग्रेजी में कम चल रहे थे। अब अंग्रेजी में ज़्यादा चलेंगे, हिंदी में कम चलेंगे। अब क्योंकि अब पुंकेसर और युग्मनज बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जाइगोट बोलना पड़ेगा। एक बार हम पढ़ा रहे थे हाइड्रा, हाइड्रा होता है ना, तो हाइड्रा का जो मोशन होता है उसको कहते हैं लूपिंग मोशन। हाइड्रा लूप बना के चलता है। हाइड्रा जो है ना, मुंह को पूंछ को मुंह बनाते हुए चलता है। जैसे ये मान लीजिए हाइड्रा है ना, ये हाइड्रा है और ये उसका ऐसे 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 करके इसका शरीर रहता है, ऐसे ऐसे दाढ़ी बना रहता है। तो ये एक बार चलेगा ना तो ऐसे हो जाएगा, फिर ये चीज़ नीचे आ जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा में ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये लूप बनाता हुआ चलता है। फिर ये जो नीचे वाला पोर्शन है अब ऊपर आ गया और ये जो टेंटिकल वाला पार्ट वो नीचे आ जाएगा। तो इसका हिंदी जानते हैं क्या होता है? लूपिंग मोशन का हिंदी क्या होगा? इसको कहते हैं सोमरसा तिरंग गति। हम लोग के साथ मजबूरी क्या है कि दोनों लगभग जानना पड़ता है, ठीक है। सोमरसा तिरंग, अब देखिए इसको तोड़िएगा ना तो आंसर मिल जाएगा। जैसे सोमरस मतलब होता है शराब और अति मतलब होता है अति, अतिरंग कर दिया मतलब बहुत पी लिया। तो जब सोम रस का अतिरंग हो गया तो जो गति आएगी वही हाइड्रा की गति है। अब समझ में आ जाएगा आपको। सोम रस का अतिरंग यानी दारू जब मैक्सिमम लेवल पे, बूजिंग जिसको अंग्रेजी में वर्ड आता है बूजिंग। ये आपको पुणे वगैरह में, चंडीगढ़ में जाइएगा तो लड़के जो वगैरह में रहते हैं तो वो सब पी लेते हैं इतना ना जितना उनका कैपेसिटी नहीं है। तो पीने के बाद तो बूझ करते हैं, बूझ आउट, यानी बाहर भी निकलने लगता है, बहुत सारा माल भी निकलता है। तो उसमें वो सब कहाँ, वो सर सीधे डायरेक्ट नाली में जा रहा है, हाथ को ऐसे किए हुए हम देखे हैं, ऐसे एकदम शालीनता से नाली में गिर रहा है। और फिर उसका पैर ऊपर है, सर नीचे है। जब उसको कानून में सब जगह कीचड़ घुस जाए तब वो खड़ा होगा। हम माँ बाप सोच रहे तैयारी कर रहा है, तो तैयारी तो कर रहा है किसी और चीज़ का। तो इसी को सोम रस अतिरंग, लूपिंग मोशन, हाइड्रा का गति, और उसका नाम है सोम रस अतिरंग, जब दारू ज़्यादा पी लेगा। तो ऐसे शब्द आएंगे। अब हम जब छोटे थे और सबसे अधिक आदमी को बायोलॉजी में इंटरेस्ट आता है कि भाई 9th-10th क्लास में जाइएगा ना, उत्सुकता होती है कि आदमी का विकास कैसे, मतलब आदमी का जन्म कैसे होता है। बच्चा लोग का बहुत प्रोमिनेंट, छोटा बच्चा रहेगा आगे पूछेगा हम लोग का जन्म कैसे हुआ। अब ये इतना प्रोमिनेंटली फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि उसका जवाब कैसे कोई देगा। और पहले तो और भी सोशल टैबूज थे, आजकल तो लोग चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, तो बहुत मुश्किल था। हम 9th क्लास में थे, नया नया बायोलॉजी पढ़े थे, एक बच्चा आके हमसे पूछ दिया, हम तो परिभाषा ही पढ़े हुए थे उसका। हमने देखिए जब नर जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र का मिलन होता है तो उससे युग्मनज का निर्माण होता है, तत्पश्चात संतति का विकास होता है। एक बार में हम बता दिए। अब उसको 2-4 साल लगा होगा उसको समझने में। कहने का मतलब है कि अब हमको खुद युग्मनज पता नहीं है, युग्मनज मतलब होता क्या है, हम तो परिभाषा रटे हुए हैं। अब युग्मनज जाइगोट को कहते हैं, यह चीज़ होता है, और स्पर्म क्या होता है, ओवम क्या होता है, ये सारी बातें तो बाद में जब क्रिटिकली जब पढ़ते हैं तो आता है। तो शब्दों को हम लोग नहीं करेंगे, सबका द्विवार्ती और 2-2 भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। जहाँ हिंदी हो वहाँ हिंदी, जहाँ अंग्रेजी हो वहाँ अंग्रेजी, ठीक है। आप लोग भी सहयोगी रहिएगा इसमें। पूछता है कि कौन चीज़ कहाँ से पाया जाता है। एक सवाल का इसका प्रोमिनेंट एरिया है, कौन सा चीज़ कहाँ से पाया जाता है। मान लीजिए कौन सा जड़ है, आलू जड़ है कि तना है। तो पूछा कि जो लौंग जो है ना, लौंग, बीपीएससी में सवाल पूछा लौंग क्या है। हाँ, तो लौंग जो है, तो देखिए लौंग हम बता रहे हैं, लेकिन आपका लिस्ट में क्या होना चाहिए, सबका नाम होना चाहिए। लौंग एक फ्लावर बर्ड है, फ्लावर बर्ड है या फ्लोरल बर्ड भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पुष्प कलिका। क्या है? पुष्प कलिका है, ठीक है। तो अब क्या है कि देखिए कुछ लोग हमारे अच्छा है क्लास में, कुछ लोग बायोलॉजी से भी पढ़े हुए हैं और एमएससी तक पढ़े हुए हैं, तो एक बैकअप भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो जो लोग बायो से हैं वो बताएं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है। मिनरल एंड वाटर, ठीक है। तो कौन अंदर होता है कौन बाहर होता है। यदि मान लीजिए ये पेड़ है तो इसमें कहाँ जाइलम होगा कहाँ फ्लोएम होगा, आप लोग समझिएगा। जो लोग देखिए इसको
ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पेड़ है, इसका एक क्रॉस सेक्शन हम काट के रखे हैं। इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है ना, और ये साइड वाला पार्ट है, बताओ कौन सा जाइलम है, कौन सा फ्लोएम? किसमें होगा? वाटर और मिनरल इसमें से जाएगा, जल जाइलम से, याद रखना, जल जाइलम से, और जल के साथ खनिज है, तो जल जाइलम से जाएगा, यानी इस वाले पार्ट से जल और खनिज लवण, मिनरल एंड वाटर, और इस वाले पार्ट से फूड्स जाएगा। ठीक है, फूड के साथ और क्या जाता है, यही पूछेगा। फूड के साथ हार्मोन्स, ठीक है, जो जैसे इंसुलिन एक पौधा से मिलने वाला हार्मोन है ना। तो इस तरह का बहुत सारे पौधे हैं जिनके बारे में पढ़ना है, तो आप देखिए बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम से सवाल पूछता है, उससे कुछ यूजेज पूछ ले या उसका कुछ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें सेगमेंट आता है, वो आता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस रंग में ज़्यादा होगा? तुम मत बोलो, किस रंग में ज़्यादा होगा? किस रंग का, मान लीजिए यहाँ पे हम पौधा रखे हैं और उस पर प्रकाश डालेंगे, तो किस रंग का प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा? किस में होगा? फोटोसिंथेसिस का अभिक्रिया किस रंग के प्रकाश में ज़्यादा होगा? लाल में। ज़्यादा कन्फ्यूजन मत कीजिए, लाल में, लाल फिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए अब क्या है कि ये बताने का क्वेश्चन पूछा है ऐसा जाइलम फ्लोएम के बारे में। अब इसमें आपको क्या करना है कि जाइलम फ्लोएम का टोटल स्ट्रक्चर पढ़ना है। कितने, जाइलम फ्लोएम क्या है? ये उत्तक है, टिश्यूज़ हैं ये। तो टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ कर, मान लीजिए जो पूछ दिया हो तो गया। अब इससे संबंधित आगे क्या चीज़ें हैं पढ़ कर रखिएगा तो हो सकता है आगे उसमें फंस जाए। तो 4 तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, है ना। तो बता देंगे, अभी हम केवल सवाल बता रहे हैं, ठीक है। नहीं, हमारे क्लास में ये ध्यान रखिए कि जो पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं सब बराबर हो जाएगा। ये नहीं है कि आप नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं आएगा और जो पढ़ा है उसको ज़्यादा आएगा। हाँ, पढ़ा है उसको एडवांटेज ये है कि कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा तो वो कर लेगा। लेकिन हम जो हिस्ट्री का विद्यार्थी नहीं है और जो हिस्ट्री का है, दोनों देख लीजिए, वो भी अच्छा कर रहे हैं, वो तो विज्ञान पढ़ के आए, वो भी अच्छा कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला सवाल देखिए। एक बार सवाल पूछा कि पौधों में फूल का उद्दीपन का अंग्रेजी बताएंगे आप, घबराइए मत। उद्दीपन कहाँ से होता है? फूल का उद्दीपन स्टिमुलस बोलते हैं। स्टिमुलेंट होता है ना, स्टिमुलेंट, यानी कि फूल जो है उसको कहाँ से स्टिमुलेंट मिलता है? मतलब जब फूल है ना, तो फूल के खिलने के लिए कहाँ से उसको स्टिमुलेंट का? उसके पत्तियों से। आंसर होगा पत्तियों से। मतलब उद्दीपन यानी जैसे फूल है तो फूल, उद्दीपन जो वर्ड होता है ना, जैसे कि स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेशन होता है, हाँ। तो उसके लिए जो उसको मान लीजिए जिस पत्ते पर फूल लगा उसका पत्ती काट दीजिएगा ना तो सब फूल खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। स्टिमुलेंट का काम करता है पत्तियाँ। अभी जो मैंने सवाल पूछा था वो सवाल भी पूछे हुए देखिए कि ल्यूकीमिया के उपचार के लिए, देखिए मत तो ऐसे ही हर जगह मिल जाएगा, अभी केवल डिस्कस कीजिए। ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के उपचार के लिए यानी ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है कोबाल्ट 60, आधे लोग यहाँ गिर जाएंगे। ऑप्शन है सोडियम 24 और ऑप्शन है आयोडीन 131 और एक ऑप्शन है फास्फोरस 24। आंसर हो जाएगा फास्फोरस। लेकिन अब क्या है कि कभी भी साइंस का सवाल देखिए तो उसके बाकी आंसर क्यों नहीं होंगे या वो क्या और करते हैं, इसको भी देख लीजिए। यही अगला क्वेश्चन है, ये तो निकल गया, अगला 5 साल रिपीट नहीं होगा। हाँ, कोबाल्ट 60 एक ऐसा चीज़ है जो हर बार रिपीट होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कैंसर जनरल पूछे तो आंसर होगा कोबाल्ट 60, ल्यूकीमिया पूछे तो फास्फोरस 24, और यदि ब्लड क्लॉटिंग शरीर में कहीं पर हो रहा है उसका पता लगाना है तो सोडियम 24। ब्लड क्लॉटिंग
यानी यदि रक्त का थक्का बन रहा है तो उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24, और यदि घेघा समझते हैं, घेघा ग्वाइटर, तो ग्वाइटर किसी को है उसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131। ये तो ऐसे भी गेस कर सकते हैं। तो ये नेचर ऑफ क्वेश्चन को पकड़िए, लौंग क्या है, फूल कैसे खिलता है, किससे किसका इलाज होता है। जो सवाल हम लोग पूछ रहे मतलब बता रहे थे वही सब आ रहा है ना। ये कहाँ से टफ सवाल है कहीं से, यदि थोड़ा सा जागरूक रहिएगा सब आसान सवाल है। अब अगला सवाल पूछ सकता है, इससे हम गेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट 60 है तो उसमें गामा रेज का यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट 60, क्योंकि इससे गामा रेज निकलता है। तो अब रेज आ गया तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस का बाउंड्री कहाँ से पूछ सकता है। तो आपको अल्फ़ा, बीटा और गामा, मतलब गामा आया तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, लेमडा सब पढ़ना है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, लेमडा और उसके आगे भी जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को प्रॉपर्टी बताइए। अल्फ़ा पर पॉजिटिव आवेश होता है या निगेटिव? अल्फ़ा पर पॉजिटिव, न्यूट्रल। तो ये बेसिक कंसेप्ट, न्यूट्रल। तो ये आप लोग को ये मत समझिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपने सुन लिया, समझ में आ गया। क्या समझ में आया? ये बीटा बीच में खा गए, अल्फ़ा बीटा के बाद गामा। हाँ, अल्फ़ा पे पॉजिटिव, नेगेटिव और गामा पर न्यूट्रल, ठीक है। यानी आवेश रहित, ये पे ऋणावेश, उस पे घन आवेश, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। अब पांचवा जहाँ से सवाल आएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, हो सकता है ये सवाल आ जाए। ये गेस कर रहे हैं, इस सवाल के आधार पर एक और धातु का गेस कर रहे हैं। लिखिए गोल्ड 191, गोल्ड 191। प्रोस्टेट का जो कैंसर होता है या प्रोस्टेट समस्या होती है, जैसे पुरुषों में एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको ट्रीट करने के लिए गोल्ड 191 का यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए आप कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम सबका यूज़ कर ही रहे हैं तो गोल्ड 191, ठीक है। एक एरिया जिसे सवाल पिछला पूछा था कि वही नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक। बहुत हम लोग रहते थे पहले झारखंड में, तो हमारे बगल में एक आदिवासी फैमिली रहती थी, तो लोग चींटी माटा को जमा करता था, लाल माटा जमा करके लाया। जमा कैसे करता था? जैसे कि मान लीजिए पेड़ के नीचे रख दिया पानी और उसमें गिर के सबको लेके आ रहा। यहाँ तक कि जो मॉथ्स होते हैं ना, मॉथ्स, छोटे छोटे कीड़े, फ्लाइंग मॉथ्स कहते हैं उनको, तो वहाँ चीनी नहीं, वहाँ पर क्या कहता है कि बड़े से परात में पानी रख दिया और बीच में एक छोटा सा दिया जला दिया, तो दिया के आसपास तो आएगा ही। समा कहे परवाने से परे चला जा, अब मेरी तरह जल जाएगा, इधर नहीं है लेकिन वही जाएगा, वो आके मरना ही है उसको वहीं पर, तो वहीं मर जाएगा। सुबह में भाई साहब उसको फ्राई कर देंगे या चटनी बना के खा जाएंगे। ठीक है ना। तो सोर्सेज पूछता है, किस चीज़ का क्या सोर्स है, विटामिन का, एसिड का क्या सोर्स है। तो हमेशा कहीं भी कुछ पढ़ते रहिए ना, तो उसमें दिमाग का ये कोना खुला रखिए कि हमको किसी चीज़ का सोर्स मिलेगा कि टार्टरिक एसिड का सोर्स क्या है, इमली। तो ऐसे सोर्सेज को आप लोग डिस्कस करते रहिए एक दूसरे से। ये नहीं है कि बहुत लोड लेके नहीं पढ़ना है, किस चीज़ का क्या सोर्स है, तो एक दिन बैठ के उसको पूछ लीजिए। डे टू डे लाइफ में जागरूक रहिए। बिजली जोड़ने के लिए कितना तरीका का जोड़े हो कभी? तो कैसे जोड़ते हो? जैसे देखो एक आदमी आके जोड़ा ना तो सारा बल्ब जलने लगा बढ़िया से, और एक दूसरा आदमी आके जोड़ देगा, सब बल्ब का रोशनी डाउन हो जाएगा, पता है ना। तो क्या बोलते हैं? सीरीज और पैरेलल। तो किस में लाइट ज़्यादा आएगा? सीरीज करेंगे तो कम हो जाएगा, और पैरेलल में सबको सेम सोर्स से बिजली मिलता है। एक बार सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा इनमें से विकल्प है जो कि कैंसर कराता भी है और कैंसर का उपचार भी करता है। नहीं, ऑप्शन देने से कंफ्यूजन हो जाएगा, हम डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे। मतलब एक ऐसा तत्व जिससे कैंसर होता भी है और जो कैंसर का उपचार भी करता है। उसमें ऑप्शन में था खैनी, टोबैको ऑप्शन था, आंसर नहीं था, ऑप्शन था। और बहुत लोग खैनी मार दिया कि खैनी से जो
कैंसर होता है, खैनी खाने से ठीक हो जाएगा, ही कैसे होगा? ठीक आंसर है अल्ट्रा वायलेट रेज। अब उस दिन मैंने एक सवाल पूछा था कि एलपीजी में क्या होता है। बीपीएससी ये सवाल पूछ चुका है। बीपीएससी ने पूछा कि एलपीजी आर चीफली मेड ऑफ, मुख्यतः बना होता है प्रोपेन, ब्यूटेन, यही दो है। देखिए प्रोपेन प्लस ब्यूटेन प्लस मिथाइल मरकैप्टन, इतना चीज़ से बना होता है। अब इसमें सवाल पूछ रहा है कि चीफली मेड ऑफ, मुख्यतः बना होता है। केवल ये मुख्यतः कहा जाए तो केवल ब्यूटेन, ठीक है। मिथाइल मरकैप्टन, यानी इसके कंपोनेंट में सबसे अधिक क्या रहता है? ब्यूटेन, ठीक है। वैसे सभी ये हैं, लेकिन ये नहीं कि चीफली जब बोल दिया तो आपको इसी को मारना, ठीक है ना। इथाइल होता है इसमें, इथाइल, हाँ मिथाइल है, मिथाइल से बड़े मिथाइल होगा तो भाई साहब लोग तो इसमें से निकाल के और थोड़ा OH दाएं बाएं करके दारू बना लेगा। मिथाइल नहीं, इथाइल। मार्स गैस मीथेन होता है। तो उससे जब CH3OH जब बना देगा ना, जैसे मीथेन में CH4 इज मीथेन, उसका एक कम करके उधर OH हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप उसको कहते हैं, उसको जब जोड़ देगा तो वो पौआ बन जाएगा, सबसे आसान से मिलने वाला शराब। और उसी में जहरीला तत्व रहता है जो पी के लोग घुलट जाता है, ठीक है। तो इथाइल मरकैप्टन जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। यह अगला सवाल बन सकता है। एस कैपिटल सल्फर के लिए, H बड़ा, C2H5SH, समझा गया? यानी जो सल्फर होता है उसी का गंध इतना खराब आता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, ये सवाल में दम है। चलिए, बार बार आजकल हम बोले नहीं, केवल रोग फिर दवा, इसी सवाल पूछता है। जैसे एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, सिनकोना क्या है, कुनैन क्या, यही सब सवाल पूछता है। तो अगला सवाल पूछेगा, अब पिछली बार थोड़ा टफ कर दिया, क्या पूछ दिया कि निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है कि नहीं, पूछा था ना। और उसमें बहुत सारे लोग, एस्पिरिन था उसको मार दिया एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक को मार दिया एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दो था उसमें, एक है सल्फाग्वाडिनिन और एक था क्लोरेमफेनिकल। तो ये नहीं कि यही आ जाएगा, इसका मतलब यह है कि आप लोग को दवाओं पे भी थोड़ा सा बेसिक जेनरिक 29 दवाएं होती हैं। कितनी दवाएं हैं? 29 दवा। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर, वो बोले कि 29 दवा का यदि प्रॉपर्टी जान जाइएगा तो डॉक्टर बन जाएगा। डिग्री लेने में लग जाता है 1-8 करोड़ रुपया। लेकिन जानना क्या है, एक फिजिशियन बनने के लिए आपको 29 दवाओं का प्रयोग, उनका रिएक्शन और उनका ट्रीटमेंट एनालिसिस कर लीजिएगा तो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस मेडिकल साइंस। लेकिन उसको पढ़ने के लिए 5 साल लग जाता है। तो बेसिक दवा देख लीजिएगा कौन कितना एंटीबायोटिक ग्रुप में आता है। हमको एक बार बुखार हुआ तो मेरे मित्र जो डॉक्टर हैं वो लिखे पैरासीटामोल, बेड रेस्ट और वाटर, 3 चीज़ लिखे प्रेस्क्रिप्शन पर ही, पैरासीटामोल, रेस्ट प्लस वाटर, वायरल बुखार है। और यहाँ वायरल बुखार में पहले लिख देगा कैलेवम एंटीबायोटिक, ऑगमेंटिन एंटीबायोटिक। जहाँ वायरल बुखार है वहाँ एंटीबायोटिक का प्रतिजैविक का क्या कार्य है, जब हमारा वो जैविक रिएक्शन वहाँ पर हो ही नहीं रहा। जो काम 10 रुपये के दवा से ठीक हो सकता है उसके लिए 400 का बिल बना देगा, और फिर किडनी उडनी खराब हो जाएगा तो 2-4 लाख रुपया का बना देगा आगे जाके। आज जो आप दवाएँ खा रहे हैं इसका भुगतान आप 20 साल बाद जब आपका किडनी फेल होगा तब करेंगे।
और लोग बोला कि हमारे दादाजी 100 साल जीते थे, हम 17 साल में टंगा गए, पोस्टर बॉय बन गए। कुनैन का नाम भी आएगा, क्वेश्चन में पूछता है, और बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कुनैन क्या है? व्हाट इज कुनैन? QUININE, कुनीन। क्या है कुनैन? हम पूछे क्या है कुनैन, तो मलेरिया वाला में ना, इससे हम क्या समझे? कुनैन जो है ना एक दवा है जो सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है। किससे बनता है? बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, बार्क ऑफ सिनकोना, हाँ, चाइना इससे बनता है। तो सिनकोना वृक्ष का जो छाल होता है, बार्क ऑफ सिनकोना ट्री इज कॉल्ड कुनैन, एंड विच इज यूज्ड, किस लिए यूज? इट इज एंटी मलेरियल ड्रग, इट इज एंटी मलेरियल। मलेरिया के लिए एक बार हम इसका प्रयोग कर चुके हैं, जानते हैं कैसे? एक बार हमको मलेरिया हुआ, सेरेब्रल मलेरिया, मतलब आप लोग कहेंगे कि सब अपना ऊपर प्रयोग किया, वो बता रहे हैं। सेरेब्रल मलेरिया यानी दिमागी बुखार, जिसमें AES जो हो रहा है ना, स्थिति ऐसी हो गई कि हमको लगा कि अब ख़त्म, जो हुआ दुनिया इतने दिन तक देखना था, अब कहानी समाप्त है। और बात है 2006 के आसपास की। हम लोग एक स्टूडेंट वाले पीरियड से निकले थे और अभी नौकरी चाकरी करने वाले स्टेज में आ ही रहे थे, तब तक ये प्रॉब्लम आई। हम लोग लगता है कि जन्म में लिखा नहीं है कुछ, और बैचलर ही रहते थे, शादी ब्याह हुआ नहीं था। माँ पापा सब लोग यहाँ पे थे, हम लोग कि भाई कम से कम मरने से पहले एक बार देख ले, घर पे मिल जाए। मतलब स्थिति ऐसी कि लगा ना कि चाकू रहता ना, तो सर में से यहाँ से काट के कुछ निकाल लेते, इतना दर्द करता था, और यहाँ लगता था कि कोई कीड़ा चल रहा है। दिल्ली का सारा डॉक्टर फेल कर गया, मतलब सारा को तो दिखाए नहीं होंगे, 2-4 जिसको मेरे आसपास जो था उसमें रहते छतरपुर से, और पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। बुखार कंपोज दे रहा, नींद नहीं आ रही है। मतलब सोचा कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इसको नींदे का दवा दे दे, सो जाएगा तो कुछ आराम मिलेगा। कंपोज भी फ़ायदा नहीं कर रहा था। और दुर्गा पूजा का समय था, 1-2 दिन बाद दुर्गा पूजा था, हालत ख़राब। तो हम एक मित्र को बोले, हमारे मित्र थे, कि हमको किसी तरीके से हवाई जहाज़ में बिठा दीजिए, क्योंकि ट्रेन में तो हम जिंदा पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो बाइक पे बैठा के, और पहली बार लाइफ में उसके पहले हवाई जहाज़ पे नहीं चढ़े थे, और काउंटर पर जाके जैसे टिकट लिया था ना, वहाँ काउंटर पर जाके टिकट लिए एयरपोर्ट पर, और बाई एयर हम जब रनवे पे प्लेन दौड़े पहली बार, तो सारा ही पता नहीं यहाँ का कीड़ा लगता है यहाँ चला गया। स्पीड 200 से ऊपर स्पीड हो जाता है रनवे पर ही। उसी समय मेरा दर्द पहली बार ठीक हुआ। मतलब ये ट्रीटमेंट भी हो सकता है मतलब हवाई जहाज दौड़े, और जैसे वो टेक ऑफ के जस्ट पहले मेरा दर्द एकदम ठीक। खाने पीने का आ रहा, खाना पीना भी शुरू कर दिया। और लोग यहाँ पे तो चिंतित थे, फ़ोन से तो मान लीजिए संपर्क में था ही। सब लोग पहुँचा, यहाँ हम उतरे तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं। अब देख रहे हैं कि पहली बार जो ऊपर से देखे आसमान से पटना को, तो वो पूरा सजा हुआ बेली रोड इतना सुंदर लग रहा, कुछ कहना नहीं। और आके आराम से हम दुर्गा पूजा घूमे फिरे, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर के पास गए ही नहीं। और जैसे भी 10वीं के बाद फिर दर्द शुरू, और जब एडमिट हुए तो 1 महीना वो डॉक्टर, एक फाल्शिगो करके एक दवा आती है, उसमें यही सब रहता है। तो वो दवा जब खाए तो लगा कि एक ही बार में इतना तीता कि कुछ जवाब ही नहीं इसका। तो सेरेब्रल मलेरिया, मलेरिया का बहुत सारा प्रकार होता है, उसमें से एक प्रकार है। और मलेरिया को यूज़ करने में जो प्रोमिनेंटली दवा यूज होती है उसका नाम है कुनैन। ठीक है, चलिए, सबसे सक्रिय धातु, वैसे तो बहुत सारा लिस्ट है सक्रिय धातु का। सोडियम कि पोटेशियम? क्यों? इसमें के ऊपर आए। सक्रियता का क्रम भी याद करना पड़ेगा। दोनों जो है बहुत सक्रिय हैं, सोडियम भी और पोटेशियम भी। दोनों को सॉफ्ट मेटल कहा जाता है। क्या कहता है? सॉफ्ट धातु। इनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, पोटेशियम यहाँ पर नहीं, सक्रियता के मामले में ये ऊपर है। सक्रियता का जो लिस्ट बनाएंगे ना, ये सक्रियता का क्रम है। इसका पूरा क्रम जो है ना, सोडियम के पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? इतना तो याद कीजिए, मैग्नीशियम। ठीक है,
इसमें सबसे नीचे सोना होता है, हमको याद है, सबसे नीचे सोना। ये लिस्ट आता है पूरा, सक्रियता का लिस्ट होता है। इसमें दोनों का प्रॉपर्टी एक है, सोडियम पोटेशियम का, एकदम इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन मत रखिए, इसका आंसर होगा पोटेशियम, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टीज़ में दोनों लगभग एक जैसा है, ठीक है। एक और चीज़ होता है इसी तरह का, वो होता है फास्फोरस, उसको पानी में रखते हैं, इसको किरासन तेल में रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम को कहाँ डुबा के रखते हैं? किरासन तेल में। और फास्फोरस में को रखते हैं पानी में, ठीक है। तो ये सवाल पूछा कि क्या सक्रिय धातु कौन है, इसका मतलब है कि आपको सक्रिय धातु का लिस्ट याद करना है। आपके लिए इन्फॉर्मेशन यही है। ये सोडियम फिर से नहीं पूछेगा, लेकिन सक्रियता क्रम पूछ सकता है। ये ऐसे करके है, बता देंगे जब पढ़ाएंगे तो। अल्मुनियम, जिंक, ये सब उसके नीचे आता है, फेरस, सबसे अंत में आता है गोल्ड, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, एक सवाल पूछा था कि नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसमें किस धातु या किस मेटल या किस एलिमेंट का प्रयोग किया गया था? यूरेनियम भी ऑप्शन में था, यूरेनियम नहीं हो गया, क्या होगा आंसर? प्लूटोनियम। नागासाकी में बम में यूज़ किया गया प्लूटोनियम। अब क्या है, बम पूछा, प्लूटोनियम पूछा, इसका मतलब आपके लिए काम बढ़ गया। काम क्या करना है? जितना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका समस्थानिक है, सबको याद करना है, यानी प्लूटोनियम, यूरेनियम, ड्यूटेरियम, थोरियम, सब कुछ। जैसे अभी कितना है रेडियो, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट हैं अभी फ़िलहाल में? यानी 115-20 एलिमेंट हैं। एलिमेंट मतलब तत्व, ठीक है। तो उन तत्वों को थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे ये लगाया है ना, वैसे एक बार एलिमेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, उससे आपको इस सब का पता रहेगा। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? सवाल पूछा था, व्हाट आर कॉस्मिक रेज? कॉस्मिक रेज आर चार्ज पार्टिकल्स। कॉस्मिक रेज आर चार्ज, आवेशित कण, आवेशित कण और तरंग। कॉस्मिक रेज मतलब उस सवाल के हिसाब से और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। कभी कभी कुछ छोटा मोटा सवाल भी पूछ देता है जिसमें आपको कैलकुलेट करके बनाना हो, लेकिन हमारे इस आदमी तो कैलकुलेट नहीं करता, वो दिमाग में करके बनाएगा उसको। सवाल पूछा था, एक सिक्के को ऊपर उछाला गया, आएगा ना सवाल, एक कॉइन को टॉस किया गया, उसको टॉस करने का स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसको ऊपर उछाला गया, तो इस गति से यदि उसको उछाला गया है तो कितना ऊपर जाएगा? यही तो गति है, यही वेलोसिटी है। टाइम का क्या मतलब है जब गति आपको पता है? आपको हाइट, कोई मोटर तो है नहीं, हम 9.8 के एक्सेलरेशन आपको त्वरण बता दिए, उसका एक्सेलरेशन बता दिए। रिटार्डेशन वही तो सवाल में है, रिटार्डेशन ही तो उस पर कितना लगेगा? 9.8 का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और आपको एच निकालना है। फॉर्मूला याद है? वैसे तो डायरेक्ट निकल जाएगा इसका। 9.8 से वो जा रहा है और 9.8 से उसको खींच रहा है, लेकिन वो तब तो आपको यदि जीरो आंसर देगा तो आप जीरो मार दीजिएगा, नहीं होगा, आधा दूरी तय कर लेगा। समझ में आया? फॉर्मूला क्या होता है? v² = u² + 2as। क्या होता है फॉर्मूला? यही हो जाएगा, v² = u² प्लस क्या होता है शुभम? प्लस 2as, ये फार्मूला होगा। यहाँ v क्या है? फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल 0 का स्क्वायर। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 9.8 का स्क्वायर। तो इसको हम 2 बार 9.8 लिख सकते हैं सिंपल करने के लिए। 9.8 × 9.8, ठीक है, प्लस 2। अभी a जो है एक्सेलरेशन है वही 9.8 है, हाँ ठीक है ना। तो a 2 × 9.8 × s, यही हमारा h हो जाएगा। यहाँ पर जो s है यही ना h हो जाएगा, एकदम ठीक है। फाइनल ही 0 होगा, फाइनल तो 0 होगा है ना ऊपर जाके, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0, एकदम कोई इसमें दिमाग नहीं लगना, एकदम जो है सही है, ठीक है। अब ये 0 है, अब यहाँ प्लस है। अब क्या है कि ये इधर आएगा, मान लीजिए 0 है,
इस वाले पार्ट को हम इधर कर सकते हैं ना, तो ये प्लस है और इधर जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस। यह होता फार्मूला ये है, लेकिन ये माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि एंटी ग्रेविटेशनल है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये इसमें कंसेप्ट ये है, जो लोग आर्ट्स वाले हैं समझ लीजिए, कंसेप्ट ये है कि ज़मीन से कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो ज़मीन का गुरुत्वाकर्षीय जो आकर्षण है वह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी ज़मीन अपने तरफ हर चीज़ को इसी गति से खींचता है जो गति दिया गया है। ठीक है, लेकिन तो अब चूँकि हम उल्टा फेंक रहे हैं तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। समझाया, प्लस की जगह माइनस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो 2 × 9.8 × h, यही ना हो जाएगा, इजिकल टू 9.8 × 9.8। ठीक है, यही ना है। और क्या हो जाएगा फिर, तो ये कट जाएगा, इसको इधर लाइएगा तो ये कट जाएगा ना इससे, और ये फिर ये 2h बच गया, 2 = 9.8, तो h = 9.8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4.9, दैट इज आंसर। इतनी ऊंचाई तक जाएगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन का सूत्र पता करना हो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a = v - u/t। तो ऐसे अब इसमें आप लोग लिखिए क्या करना है, छोटे छोटे फार्मूले याद करने हैं। एक्सेलरेशन से संबंधित फार्मूला याद करना है, तो मतलब जो छोटा छोटा फार्मूला है उसको याद करना है। हाँ, नहीं बताएंगे तो लिखे, टॉपिक वाइज लिखेंगे ही। ठीक है ना, ऐसे फार्मूले आप लोग याद करेंगे। इससे समझ आ गया क्या आप सवाल पूछेगा कि इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण से, एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी से। अब mgh क्या होता है, यदि किसी 10 किलो का चीज़ को 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंक देंगे तो फाइनल उसके पास जो एनर्जी संचित होगा वही mgh होता है। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशनल पुल इंटू हाइट, दैट इज mgh। लेकिन यदि उल्टा, ये तो मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, और यदि काइनेटिक हो जाएगा तो ½ mv² हो जाएगा। तो ये अब चीज़ आपको याद करना है। ठीक है ना, हाँ, तो उस सब तरह का जो इम्पल्स का तो थोड़ा सा ये। अगला देखिए, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, जैसे फ्लोरीन का यूज होता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच में नहीं रखते। बाकी सब अम्लों को कांच में रखा जाता है, इसको कांच में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि कांच सिलिका से बनता है और सिलिका के साथ यह फ्लोरीन रिएक्शन कर जाता है, तो क्या कर देगा, उसको गला देगा, उसी को गला देगा, इसीलिए नहीं रखते हैं। तो ऐसा चीज़ भी, किस चीज़ को किस में कंटेन किया जाता है, यह भी एक सवाल। ठीक है, तो जब भी वो आए तो उसको ध्यान से देखिए। एक बहुत कॉमन सवाल है, बार बार बीपीएससी पूछता है, फ्यूज किस चीज़ से बना होता है? फ्यूज उड़ गया आप लोगों का? हम बोले फ्यूज और आपके दिमाग में आया फिलामेंट। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। देखिए, वो भी कर दिया गलती। ऐसा गलती करके आओगे और फिर पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा। जब हम पूछ रहे हैं फ्यूज और दिमाग हो गया फ्यूज, हैं? फिलामेंट और फ्यूज अलग अलग चीज़ है। ठीक है, फ्यूज का तार में एक मिश्र धातु का यूज होता है। मिश्र धातु होता है टीन और सीसा का। ठीक है ना, और टंगस्टन से बनता है फिलामेंट। क्यों बनता है टंगस्टन से फिलामेंट? गुड, क्योंकि वो अधिक टेम्परेचर पे भी बर्दाश्त कर सकता है, नहीं तो बाकी वही गल जाएगा। जब 10 रुपये का लाए, 10 रुपये खत्म। अब तो 10 में मिलता भी नहीं होगा। आखिरी बार पीला वाला बल्ब कब खरीदे थे? एक सवाल पूछा था पिछली बार कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज में सबसे मीठा कौन होता है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठा होगा। ठीक है, फ्रुक्टोज, हाँ, श्यानता। अब गलती नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, इस बार सब गलती नहीं होगा। जब एक बार में आप लोग पूरा गवर्नर जनरल याद कर ले रहे हैं तो ये क्या चीज़ है? एक दिन विज्ञान का मैराथन क्लास चलेगा ना तो एक सेगमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन मैराथन के लिए तैयारी करके आइएगा। एक बार पूछा था कि कौन सा जो अंग है मनुष्य के शरीर में जो अवशेषी अंग नहीं है,
मतलब रेसिडुअल पार्ट नहीं है, अवशेषी रेसिडुअल पार्ट नहीं है। जो म्यूटेशन का सिद्धांत होता है ना, जैसे कि उस तरह में, तो कौन सा म्यूटेशन का पार्ट्स नहीं है। जैसे उसमें ऑप्शन जो था उसका आंसर होगा सामने वाला दांत। मनुष्य का जो ये सामने वाला दांत होता है ना, ये अवशेषी अंग नहीं है, बाकी पीछे का दांत अवशेषी अंग है। और तो उसमें जो ऑप्शन था उसमें आंसर ये होगा, लेकिन आपको पूंछ के बारे में पढ़ना है। यदि पढ़िएगा तो आदमी का पूंछ कब ख़त्म हुआ, आदमी का पूंछ कैसा अंग है, आदमी का अपेंडिक्स क्यों ख़त्म हो गया, ठीक है, म्यूटेशन का सिद्धांत क्या होता है, व्हाट इज़ जीन म्यूटेशन, ठीक है, और हम किसी अंग का प्रयोग करते हैं तो कैसे बढ़ जाता है। जैसे पूछा था ना एक बार कि डार्विन का जो सिद्धांत है कि मनुष्य का जो विकास होता है उसमें सबसे अधिक किस चीज़ का योगदान है, तो उसमें आंसर होगा जीन अनुकूलन, यानी जीन की एडेप्टेबिलिटी। बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे उसमें सबसे अच्छा आंसर जो लग रहा था हमको याद है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तो बहुत लोग उसी को मार दिया, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। लेकिन नहीं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट एक थ्योरी है, लेकिन सबसे बेस्ट थ्योरी क्या है, जीन एडेप्टेशन। जीन के हिसाब से अनुकूलन होता है। जैसे मान लीजिए आप अभी आजकल पूरा मोबाइल में ऐसे यूज़ कर रहे हैं ना, अंगूठा से मोबाइल ऐसे करते हैं, तो क्या होगा कि ये सब उंगली पतला होता जाएगा समय में ज़्यादा, और ये मोटा हो जाएगा। तो आज से 2-4 हज़ार साल बाद आदमी का इतना मोटा मोटा अंगूठा होगा। सर का प्रयोग हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं दिमाग का, बाकी फिजिकल वर्क नहीं होता, ये छोटा होता जाएगा और माथा बड़ा होता जाएगा। तो कुछ दिन जो एलियन क्यों दिखाता है कि इतना बड़ा बड़ा माथा होता है, एलियन केवल दिमाग लगाते हैं क्योंकि वो उस स्टेज में पहुंच गए हैं। तो आदमी शरीर बच्चा वाला और माथा इतना बड़ा, ये आज से 1000 साल 1500 साल बाद होगा। एक बार पुनर्जन्म लेके आ जाना, देखो कि चल जाना। क्लोरोफिल में क्या होता है, एक बार पूछा था, क्लोरोफिल में क्या होता है, आंसर था मैग्नीशियम, ठीक है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। खून का थक्का, ये सब आसान सवाल में से है, ये सब पूछता है। तो ये बताइए कि साइंस का अब तक जितना सवाल हम डिस्कस किए उसमें कहीं ये लग रहा है कि एकदम आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछ दिया है, या जो संभव नहीं है बनाना, तो इसमें हम गलती क्यों करेंगे, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा ना, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, खून थक्का क्यों बनता है, आदमी आंसर पे इतना फोकस होता है ना, सवाल सुनता ही नहीं है। हम पूछते हैं कि थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो अलग चीज़ है। मान लीजिए हम तो मार देंगे मुका तभी थक्का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। खून थक्का क्यों बनता है, चोट लगने से ही बन सकता है, ब्रेन हेमरेज होने से ही बन सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम से बन सकता है। आप लोग सवाल नहीं सुन रहे हैं, जवाब दिमाग में इनमें से कोई नहीं। खून को जमाने में किस विटामिन का उपयोग है, विटामिन के, उसका क्या नाम है, फाइब्रोनोजेन कहते हैं उसको, नहीं बता ही देते हैं, फिलोक्विनोन कहते हैं, फिलोक्विनोन, ठीक है, विटामिन के। त्वरण का सूत्र पूछा था एक बार, इसमें कौन सा त्वरण का सूत्र है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, A=v-u/t, A= मीटर पर, इसको किस में कहते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ml/t वाला जो सूत्र होता है ना, डायमेंशन जिसको बोलते हैं, डायमेंशन भी पूछता है। सदिश राशि और अदिश राशि में क्या फ़र्क है, सदिश, ये लोग को हवा नहीं लग रहा है, ये भी मतलब इहो आदमी है सरकार, ये लोग भी आदमी है। हाँ, सदिश राशि और अदिश राशि, वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर, समझा रहा है। हम लोग जब वेक्टर पढ़ते थे तो हमको बहुत परेशान करता था, क्योंकि +2 में अब जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर मतलब ये पूरा का पूरा एक मान लीजिए एक यूनिट है। अब एक वेक्टर इधर लगा हुआ है, एक वेक्टर इधर लगा हुआ है, तो अभी जाएगा कि फाइनली क्या है, नहीं तो दिमाग टेंशन में आ जाता था कि ये फाइनल फोर्स कहाँ लग रहा है। तो उसमें क्या होता है कि सबके कैलकुलेशन करके एक यहाँ एक वेक्टर बनेगा, उसका नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। तो वेक्टर जिसमें डायरेक्शन हो और स्केलर जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, जैसे मास, मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान में डायरेक्शन है नहीं है। लेकिन यदि हम बोले वेलोसिटी है ना, वेग,
स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है ये भी पूछता है। किसमें गति, किसमें दिशा होती है? डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन। वैसे ही फोर्स और इसमें है इम्पल्स। इस सब चीज़ों को थोड़ा तुलना करना है, वो हम कराएंगे भी। चलिए, अल्फ़ा बीटा गामा पे कौन सा आवेश होता है 3 बार पूछ चुका है। एक बार पूछा अल्फ़ा पे कौन, एक बार पूछा बीटा पे कौन, एक बार पूछा है गामा पे कौन। अलग अलग साल में अलग अलग पूछा है। अल्फ़ा पर पॉजिटिव, बीटा पर नेगेटिव और गामा पर न्यूट्रल। टेलीस्कोप का खोज कौन किया था? थोड़ा राहत दिया होगा जो परीक्षार्थित है। ग्रहों का गति का सिद्धांत कौन दिया था? और कोपरनिकस क्या किया था? ठीक है। द्रव्यमान जो होता है किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है, द्रव्यमान, वह किस चीज़ पर डिपेंड करता है? लंबाई पर। द मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिपेंड्स अपॉन मास। मास तय करता है कौन चीज़? उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बेसिक सवाल था। और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें तो सवाल में इलेक्ट्रॉन को ही बाहर करना है। देखिए, कोई भी तत्व जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है और ये नाभिक में रहता है। तो पूछ देगा कि नाभिक में क्या रहता है, मास किससे डिसाइड होता है, और एलिमेंट अगला से बॉन्ड बनाएगा कि नहीं, यह कौन तय करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे मान लीजिए ये है, सेंटर में सी है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो यहाँ पर जो होगा ना, ये जो होगा यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? जब फ्री हो जाएगा तो उसको या तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, दोनों ही स्टेबल होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। जब आउफू प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब भी उसको पढ़ेंगे, ठीक है। हुंड्स का रूल पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। तो ऐसे नियम भी आपको पढ़ने हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों छुट्टा घूमता रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे ये करता है। तो कैसे 92 जिस एलिमेंट का है उसका 235 कैसे वेट हो जाता है ना। तो इसीलिए ना उसका फिर इसी में आ जाएगा आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोमर्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, ठीक है ना, समभारिक क्या होता है, ठीक है। तो देखने में सब भारी भरकम लग रहा है, इसमें कुछ दम नहीं है, एकदम 1 घंटे में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रोल होता है, इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं होता है। अभी तक जो सवाल पूछे हैं सब बीपीएससी का ही सवाल है। क्या कोई सवाल ऐसा लगा जो बनने के लायक नहीं? चुंबकीय सुई जो होती है, इस पे सवाल पूछा था एक बार। जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसका डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा? यदि मान लीजिए, क्यों रहेगा? ध्रुव का जो चुंबकत्व है वह उत्तर की तरफ भारी है, खींचता है अपने तरफ। तो यदि फ्री रख दिया जाएगा तो वो उधर घूम जाएगा, ठीक है। यदि रंग को अलग करना है, वाइट कलर का लाइट से हमको रंग निकालना, 7 रंग का, सूर्य के प्रकाश से 7 रंग निकालना है, तो किस तत्व का यूज़ करेंगे? प्रिज्म का। ये पूछा है ना, एक बार सवाल पूछा था, प्रिज्म का यूज़ करेंगे। अभी पढ़ रहे थे, मत जाइए, अलग चीज़ है, ठीक है। तो जो ये इंद्रधनुष बनेगा इसमें 7 रंग होंगे। तो इन 7 रंग का क्रम हिंदी में बैजानी, आपी, नाला और भिबज्योर, इंग्लिश में भिबज्योर और हिंदी में बैजानी, आपी, नाला, बैजानी, आपी, नाला, ठीक है। तो लाइट आएगा, ये सन का रेज आ रहा है ना, और यहाँ पर ये 7 वर्णों की पट्टी बनती है, इसी से इंद्रधनुष बनता है। तो ये जो पट्टी यहाँ बनेगा, इस प्रिज्म से जो लाइट पास किया यहाँ से, तो यह भिबज्योर के क्रम में होता है। क्या होता है? VIBGYOR, और हिंदी में इसको लिखते हैं बैजानी, और कहीं आहपी कहीं हपी लिखता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं आहपी, आह, पी, ना और ला, ठीक है। अब इसको बैगनी, जामुनी, नीला, आसमानी, पीला और हरा, और नारंगी और
लाल, ठीक है। और विबज्योर में क्या होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबज्योर। अब इसमें इसका वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा? किसका ज़्यादा होगा वेवलेंथ? ज़्यादा या कम? अब ये पूछ दिया जाएगा आधा लोग का भाग हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। सबसे ज़्यादा रेड का नहीं, इसी का रेड का ही होगा। वायलेट का कम होता है। ये लाल ऊपर रहेगा। भी से ऊपर जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है ना। अब इसमें एक सवाल हम लोग यूपीएससी में पूछा था एक बार, इसका खोज कौन किया था? इसको कहते हैं वर्ण पट्टी, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो सातों रंगों का जो क्रम बनता है ना, इसको बोलते हैं वर्ण क्रम। क्या बोलते हैं? वर्ण क्रम, और इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का खोज किया था कौन? हाँ, न्यूटन ने इसका खोज किया था। और इस पर हम एक बार जब क्लास 9th में थे तो हमने एक प्रयोग किया था, जो बच्चा सब नहीं करता है, इसको प्रूव करने के लिए। जैसे कि आप एक फैन बनाइए लगा के वो, और उसको पूरा वाइट रंग से लेके, और इसमें सातों रंग का एक एक कलर डाल दीजिए, और जब फैन को मोटर से कनेक्ट करके बैटरी कनेक्ट कीजिएगा, चलने लगेगा ना, तो ये वाइट हो जाएगा। रुकेगा तो 7 रंग दिखेगा, चलेगा तो वाइट दिखेगा। ये प्रूव करता है कि सब रंग मिलके वाइट बन जाता है। वाइट इज कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। अब इसी में आ जाएगा वाटर प्राइमरी कलर्स, ठीक है। फिर वाटर सेकेंडरी कलर्स, और फिर एशियन पेंट वाला आएगा, वी हैव मैनी कलर्स, ठीक है ना। चलिए अगला देख लीजिए। यदि कोई तत्व है जिस हेक्साफ्लोराइड लिखा हुआ है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टकोणीय होता है। हेक्सा है लेकिन अष्टकोणीय होगा। सवाल पूछा था, हेक्साफ्लोराइड अष्टकोणीय, मतलब स्ट्रक्चर सबका नहीं, अब इम्पोर्टेंट चीज़ों का देखना पड़ेगा। और ये हेक्सा है लेकिन है अष्टकोणीय, नाम में हेक्सा है इसीलिए सवाल पूछा है। वो अब बेंजीन रिंग का देख लेना होगा, उसी तरह का 2-4 ठो CH4 का, ठीक है। चलिए, आदमी कोई, मान लीजिए हम जा रहे हैं और अचानक कोई चीज़ यहाँ पर आ गया, मान लीजिए यहाँ खड़े हैं और अचानक कोई चीज़ यहाँ से कोई अचानक बम फेंक दे या कोई गेंद फेंक दे, तो आदमी जो हटेगा ना, वो तो उसमें सोता तो दिमाग को ऑर्डर थोड़ा देता है कि अब हटना है। तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कौन नियंत्रित करता है? स्पाइनल कॉर्ड। इसका इतना बड़ा उदाहरण एक बार गलती से देखने को मिला कि रोड पर, जो झारखंड की ही बात है, तार लगा दिया था। रोड को ब्लॉक करने के लिए तार लगा दिया, मोटा तार, मतलब एक पेड़ में बांध दिया, एक इधर पेड़ में बांध दिया। अब वो तार किसी को दिख नहीं रहा है, और एक बाइक वाला पार कर गया फुल स्पीड में, तो उसका गला जो है, गला पर ही वो तार लगा और शार्प तलवार की तरह कट गया। और कटने के बाद वो लगभग जितना दूर तक वो रोड सही था, उतना दूर तक गाड़ी बिना गिरे गई। मतलब हेडलेस आदमी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और वो 3-4-5 मिनट तक गाड़ी का बैलेंस ख़राब नहीं हुआ, ना गाड़ी गिरा। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के पास उसकी मेमोरी थी कि रोड वहाँ तक ऐसा है। कहने का मतलब है कि मेमोरी का, रिफ्लेक्स एक्शन का काम स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु, इसको कशेरुकी रज्जु कहते हैं, ठीक है ना। कशेरुकी रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड में तंत्रिका भी होती है, नस भी होता है, और 31 पेयर्स होता है। और अस्थि कितना होता है? हड्डी 26, 13 जोड़ी। इसमें कितना नर्वस, हाँ, नर्वस सिस्टम का जो तंत्रिका बोलते हैं, नर्व्स। और स्केलेटन कितना होता है, यानी हड्डियाँ कितना होती है, ठीक है। थायरॉक्सिन को स्रावित करने वाला हार्मोन क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन को का स्टिमुलेट, उसका हार्मोन का नाम है, अब SHH TSH देगा तो TSH क्या बोलते हैं?
थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन को, ठीक है। यही ऊपर नीचे हो जाएगा तो थायरोक्सिन कम निकलेगा तो भी बीमारी, ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा निकलेगा तो भी बीमारी। तो जब कम निकलेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जब कम निकलेगा तो हाइपो और ज़्यादा निकलेगा तो हाइपर। एक सवाल पूछता है कि ये जो है निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो इसको कहते हैं, जैसे कि स्पर्म और ओवन का जो मिलन होता है वो कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में नहीं, यही तो गलत है। फैलोपियन ट्यूब में, हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, ठीक है। जो पढ़ने के लिए जो चश्मा का यूज़ करते हैं उसमें कौन सा लेंस होता है, रीडिंग ग्लास। लेंस पर कंफ्यूज मत होइए, लेंस पे एकदम एक्यूरेट, लेंस का पूरा फार्मूला एकदम एक्यूरेट पढ़ के, ये कहीं नहीं, लेंस में और नज़र में एकदम, जैसे उत्तल अवतल समझ में आता है। देखिए एक होता है कॉन्वेक्स, क्या होता है, कॉन्वेक्स, और एक होता है कॉनकेव। अब इसमें कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है, ये उत्तल है और ये अवतल है। वैसे तो इसको भाषा समझ में आ गया, ऐसे समझ में आ जाएगा। देखिए केव है, केव धंसा होता है, उसी से पकड़े हैं, तो ये केव हो गया। अवतल यानी तल जो है ना वो धंसा हुआ है, औ मतलब घटा हुआ और ऊ मतलब उठा हुआ। तो अवतल उत्तल में पढ़ने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, ये पूछ रहे हैं सवाल। कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना, अवतल नहीं यूज़ करते। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, यही ध्यान दीजिए। निकट दृष्टि दोष कब होता है, नहीं हम पूछ रहे हैं दूसरा सवाल, इससे नहीं समझे। निकट दृष्टि दोष होता कब है, दूर का नहीं दिखाई दे, यानी देखना है दूर न देख के, हाँ वही चीज़, और उल्टा हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए, डायनेमो में क्या कन्वर्जन होता है, कौन सा, हाँ ठीक है बोले, डायनेमो में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक। ये बहुत ही पेटेंट सवाल है बीपीएससी का, उल्टा पूछते रहता है उधर से इधर, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर इसमें से कौन सा, ट्रांजिस्टर में जिस सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं वो किस चीज़ से बना होता है, जर्मेनियम से बना होता है। गुड, लड़का का तैयारी टनट। ये जर्मेनियम जो है ये मेटल है या ये है, मेटलॉयड है, इसको कहते हैं मेटलॉयड, ठीक है, मेटलॉयड है। वह कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, ये भी 3-4 बार पूछा है। मरकरी, पारा, Hg, हाँ। टंगस्टन जो बहुत ही गर्म टेम्परेचर पे भी नहीं गलता है, वो फिलामेंट बनता है, कितने टेम्परेचर पे जाके गल जाता है, 3500। जब मोटरसाइकिल पूरा हवा देते एक्सीलरेटर देते हैं तो जो धुआं निकलता है उसमें कौन सा गैस ज़्यादा निकलता है, मोनोऑक्साइड। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट, वही है। दिन में 12 बज रहा है और बारिश हो रही है, दिन में 12 बज रहा है और बारिश हो रही है, सूरज भी अपने चरम उत्कर्ष पर है, तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पश्चिम में। नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, सवाल पूछा है नहीं। ये उत्तल अवतल वाला कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वैसे हम बता देंगे, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का जो प्रयोग करते हैं उसमें अवतल, थोड़ा बड़ा दिखेगा ना अवतल रहेगा तो। हंसाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, फार्मूला क्या है, N2O। एनो स्टेबल कहाँ से होगा, और रुलाने के लिए SO2,
हंसाना और रुलाना दोनों। एक्चुअल तेजाब किसको कहते हैं? मूल तेजाब। नहीं, तो H2SO4 को मूल तेजाब कहते हैं। एक्वारेजिया कहते हैं उसको ना। एक्वारेजिया क्या होता है? दोनों को मिला के सबसे ज़्यादा ये रहता है। धोने का जो सोडा होता है उसका फॉर्मूला बहुत बार पूछता है, धावन सोडा, यानी कि जो वॉशिंग सोडा, Na2CO3। अब सोडा जितना है, बेकिंग, कास्टिक, सबको याद कर लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सवाल हम जवाब दे दें, सवाल है कि ऐसे सवालों को कर लें। लड़का या लड़की क्या होगा, यह कौन तय करेगा? पिता का या माता का? पिता का। माता में तो दोनों रहता ही नहीं है। ब्लड से सवाल पूछता है, कौन है यूनिवर्सल डोनर, कौन है यूनिवर्सल एक्सेप्टर? हैं? एक है O और एक है AB ठीक है। तो माँ का यदि ब्लड ग्रुप A है, पिता का B है, तो बच्चे में क्या क्या संभव है? इस चार्ट से भी सवाल आता है, ठीक है ना। एक आता है लोलक से, होता है लोलक, पेंडुलम। गर्मी के दिन में उसका क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगा या घट जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है T = 2 पाई बाई √L/G। T = 2 पाई √L/G। ये बता देंगे आप लोग, घबराइए मत। और एक आध सवाल करने दीजिए ना, बाकी हिस्ट्री में आप लोग ठीक कर लीजिएगा, उतने घबराना नहीं है। अरे सब सवाल थोड़ा सही करना है। किस धातु को मेटल ऑफ होप कहा जाता है? बहुत बार, 3 बार पूछा है। मेटल ऑफ होप यूरेनियम को कहा जाता है। हिंदी मीडियम के चलते तुम मत घबराओ, आंदोलन हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा जब अपना रूप बदलती है तो कितने % की हानि होती है? ये ऑन एन एवरेज। नहीं, जो रूप बदलता है, जैसे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, जूल का जो लॉस है वो थ्योरी की बात कर रहे हैं। 30%, अराउंड 30%। पीतल किस किस 2 धातु से मिलकर बना है? इससे मतलब है कि 2 धातु, मिश्र धातु है, उसका लिस्ट याद कीजिएगा। तांबा और जस्ता, Cu+Zn। अब एक बार तो पूछ दिया एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, तो अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है। ये पेड़ से मिलता है, ठीक है। किस में ज़्यादा लोहा होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, उसमें ऑप्शन में हीमोग्लोबिन था, ठीक है। हाइड्रोजन को यदि जला दिया जाए तो क्या बच जाएगा? हाइड्रोजन को जला देंगे तो क्या बचेगा? ठीक है, पहली बार जो आएगा वो सही है, पानी। आपको समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन को जलाने पर समझ में आ रहा है ना? ठीक है। एक सवाल आप ही दोनों से, आप लोग मत बोलिएगा। कोई आदमी चांद पर से कोई सामान लेके आ गया, मतलब इंडियन जाएगा तो कुछ लेके ही आता है, तो पहुंच नहीं पा रहा ढंग से। चांद से मान लीजिए वो कोई सामान लेकर आ गया पृथ्वी पर, मान के चलिए कि 60 किलो का, तो पृथ्वी पर आएगा तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ये जवाब दे रही है, बढ़ेगा सर। ये जवाब है कि सवाल है, समझ नहीं आ रहा। 60 किलो का मान लीजिए कि वहाँ पर सोना का मिल गया कोई दबा हुआ, तो यहाँ लेकर आएगा तो द्रव्यमान उसका मास क्या होगा? आप लोग बताइए, आपका लॉक हो गया, आप बताइए। 160 किलो का हो जाएगा। हम पूछे कि उसके मास का क्या होगा? मास विल रिमेन कांस्टेंट, कुछ मास चेंज नहीं होगा। हम मास ही बोले ना, हम तो वर्ड मास ही यूज किए, वेट हम तो बोले नहीं। जैसा है 60 किलो का 60 किलो ही रहेगा। मास विल रिमेन सेम एंड वेट विल चेंज इन द डिवीजन ऑफ 6, यानी यहाँ पे 6 गुना बढ़ जाएगा, वहाँ 6 गुना घट जाएगा वेट, बट मास विल रिमेन द सेम। इसको याद रखिए, ठीक है। चूहा मारने के लिए कौन सा चीज़ से जहर बनता है? चूहा मारने बहुत बहुत महंगा चीज़ से चूहा मारा जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी सवाल आया तो बहुत महंगा चीज़ से, पोटेशियम साइनाइड से चूहा मारा जाता है। नोबल गैस का लिस्ट याद कर लीजिएगा, उससे सवाल आता है।
ऐसे नियोन वगैरह जो है ना, हाँ। लेकिन याद करना कि उसमें रेडॉन नोबल गैस नहीं है। सवाल यहाँ से आएगा कि क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेनॉन करेंगे तो उसमें रेडॉन जो है ना वो नोबल गैस नहीं है। ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो आगे आदमी तुम लोग तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपोजिट, कम्प्लेक्स यही ना जानते हैं। यह एस्टर है, एस्टर। ये जो लोग विज्ञान के हैं वो समझ पाएंगे, बाकी लोग एस्टर नहीं समझ पाएंगे। अल्डिहाइड, कीटोन क्या होता है, एस्टर क्या होता है, तो एस्टर है ये। तांबा पे जब जंग लगता है तो वो हरा हो जाता है, किस कारण से? ठीक है, कॉपर का कार्बनिक अम्ल पे चलते हैं, कॉपर का कार्बनीकरण हो जाता है इसलिए। एक सवाल पूछा, सीवी रमन को कब मिला था नोबेल प्राइज? 30 में। किस चीज़ के लिए मिला था? रमन इफेक्ट के चलते मिला था। ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के साथ क्या हादसा होता है? इसका घनत्व मैक्सिमम हो जाएगा। 4 डिग्री पर इसका घनत्व मैक्सिमम हो जाएगा। अब 4 डिग्री पर पानी का घनत्व मैक्सिमम हो जाएगा। अब कोई नहीं बोलेगा, आप बताइएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन, वॉल्यूम क्या होगा? आयतन कम हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, आयतन। तो यदि सवाल घनत्व का पूछ दिया, जमने का पूछ दिया, लेकिन हो सकता है पूछ दे कि आयतन सबसे कम कब होगा, तो आदमी 4 डिग्री। तो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है ना। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? बहुत पेट सवाल है बीपीएससी का। ठोस। बैटरी में जो पानी डालते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे जो काम करता है अपघट्य के रूप में, तो वो कौन सा होता है? वो कौन सा एसिड होता है? हाँ, H2SO4। ठीक है। लोहा का खनिज कौन है? तो इसलिए मेन का खनिज पूछा, क्रायोलाइट किसका है? हेमेटाइट। तो लोहा का है हेमेटाइट। हाँ, तो वो याद करना, उससे सवाल आएगा। सूर्य पर किस विधि से ऊर्जा का निर्माण होता है? संलयन से। तो संलयन और विखंडन का पूरा प्रॉपर्टी याद करना है। फ्यूजन एंड फ्यूजन। लेकिन देखिए, अभी जो आपका ये कोरोना काल बीता है, हम 2-3 सवाल गेस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोरोना काल से संबंधित जो भी केमिकल का यूज हो रहा है उससे 1 या 2 सवाल आएगा। जैसे सफाई में कौन कौन सा चीज़ का यूज होता है उसका लिस्ट बना लीजिएगा, उसमें केमिकल जो यूज होता है। ठीक है। जैसे क्लोरीन होता है ना, हाइपोक्लोराइड का यूज होता है, तो हाइपोक्लोराइड किसको करते हैं। वैसे ही ये सब जो बना हुआ ना पीओपी से बना है। कैसे बना है ये सब? ऊपर में जो है ना पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? गुड, बोलिए। जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से इस सब का निर्माण होता है। पीओपी का फॉर्मूला पूछेगा, ये नहीं पूछेगा किसका फॉर्मूला लिखिए पीओपी का। CaSO4 ब्रैकेट बंद, CaSO4 ऐसे लिखते हैं इसको, CaSO4, अब ब्रैकेट बंद 2, फिर इंटू H2O, हाफ का। यहाँ हम तो 2 कर ही दिए ना इसको, यहाँ पर यहाँ केवल H2O कर दीजिए। हाफ भी कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको दूसरा वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं? इस चीज़ को कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। ये एक सवाल बता दीजिए। जैसे तबीयत खराब है आपका, तबीयत खराब होता है तो नहीं हो खराब, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? क्या 98 केल्विन, 98 फ़ारेनहाइट, कि 98 डिग्री सेंटीग्रेड? हाँ, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में करेंगे तो 38 पॉइंट समथिंग, 37। हाँ, मतलब वो 37 पकड़िए ना, मोटा मोटी 37 है। 37 और केल्विन में 310। गुड आंसर। हवा में क्या होता ज़्यादा? नाइट्रोजन 78। हवा में ऑक्सीजन कितना होता है? ये पूछा है सवाल ये। ठीक है। अच्छा, ठंड के दिन में आप यदि बाहर निकले, कुछ दिन में आने वाला ठंड, और एक लोहा का टुकड़ा मिला और एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, कौन ज़्यादा ठंडा होगा? लोहा का। क्यों?
क्योंकि वो मेटल है, लोहा लोहा होता है। तो वही है, अरे बहुत सिंपल है, कंडक्टर है वो, हीट गुड कंडक्टर है, तो उसको पकड़े हुए हैं। एक बार हमारे मित्र क्या कहिए साथ में पढ़े थे, उनका धर्म गुरु में सिलेक्शन हो गया, अब पोस्टिंग हो गया सियाचिन। अब पहली बार गए, बहुत सारा ट्रेनिंग लिए होंगे, फिर भी उनको समझ में नहीं आया। तो वो जैसे कि पानी गर्म होता रहता है और उसी से फिर सब सारा क्रिया करना होता है। लेकिन वो एकदम अपने यही औरंगाबाद के थे बेचारे, जनेऊ उन्हें चढ़ा के जाने वाले, सुबह सुबह बाहर मैदान में थोड़ा टहल के, तो सियाचिन में ही मैदान खोद लिए अपना। तो एक छोटा सा कैंप के बगल में था, तो वहाँ उन्होंने क्या किया कि जब ठंड ज़्यादा लगने लगा तो एक इतना लोहा का ही पाइप था, उसको पकड़ लिए। अब पकड़ लिए तो वो छोड़ ही नहीं रहा। अब बाकी उनका कंडीशन भी ऐसा नहीं है कि कोई और आके छुड़ा ले, बहुत दिक्कत होता है, हाथ उठ का पूरा चमड़ा निकल गया। तो विज्ञान नहीं जानिएगा तो फंस जाइएगा। फिर आप, विज्ञान हर जगह पर आपके बचाव के लिए है या फिर आपको ख़त्म करने के लिए। अब मान लीजिए आप बैठे हैं टेंट में और अंदर में स्टोव जला दिए, तो सारा ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा, दम घुट जाएगा। जाड़े में कई लोग बोरसी होता है ना, वो लगा के और सारा कमरा बंद कर दिए, तो सोए सोए ही दम घुट जाएगा, आपको बचने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए विज्ञान जानना चाहिए। नहीं, दम उसी में लगता है कोई संघर्ष चला, हम देखे हुए सामने में ऐसा, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। जाड़े में हम लोग जब दिल्ली में तैयारी करते थे तो हमारे रूम पार्टनर थे, अभी इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं सुन भी रहे होंगे, कि उनको रात में ऐसी ठंड लगने लगी कि मतलब सोए से बंदा काँप रहा। हम बैठ के पढ़ रहे हैं और उनकी थोड़ा तबीयत गड़बड़ थी या ऐसे सोए हुए थे, और सोए सोए अचानक देखे कि अचानक काँपने लगा। हम लोग लगता है कि कहानी आज ख़त्म हो जाए। तो हमने क्या किया कि जो अखबार सब रखे, हमें कोई उपाय नहीं था, तो एक इतना बड़ा आटा गूँथने वाला जो टब होता है उसमें अखबार जलाना शुरू किया हम, और कोई उपाय नहीं था कि वहाँ हीटर और कन्वेक्टर का उपाय था नहीं। और 2 डिग्री टेम्परेचर था उस समय, रात का 2-2:30 बज रहा है और 2 डिग्री टेम्परेचर। तो उसको जलाया, देखे कि इसके बावजूद भी वो रजाई, अपना भी रजाई उनका भी सब डाल दिया, लेकिन उनको कोल्ड स्ट्रोक लग गया था। फिर अंत में जैसे बच्चे को गोद में लेकर चिपकाया जाता ना, वैसे मैंने बहुत देर तक उनको चिपका के रखा उसी रजाई में, तब जाके वो नॉर्मल हो पाए। तो जब एक बार आदमी उस कंडीशन में और कोई बगल में ना हो तो सोए सोए ही जम जाता है। भारी पानी का सूत्र क्या होता है? हैवी वाटर। ये भी सवाल पूछा हुआ है। एक सवाल आप लोग बताइए, बहुत आप लोग डिस्कस करके बताए, दोनों मिल के बता दीजिए। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जाएगा तो कितना यूनिट कितना यूनिट बिजली बनेगा? मतलब कि क्या फार्मूला से बताना है? फार्मूला से क्या फार्मूला है? वाट इंटू आवर डिवाइडेड बाई 1000, इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। कितना वाट का बल्ब है, कितना घंटा जल रहा है, उसको गुना कर दीजिए और नीचे 1000 से भाग दे दीजिए, आपको आंसर निकल जाएगा। वाट इंटू आवर डिवाइडेड बाई 1000। तो 100 वाट का बल्ब है और जल रहा है कितना? 10 घंटा। तो 100 इंटू 10 1000 और डिवाइडेड बाई 1000, 1000 बाई 1000 1 कट जाएगा, इसीलिए 1 वाट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐनक का लेंस, यानी जो चश्मा है, चश्मा का लेंस का यदि मापक है 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर का है, तो फोकस दूरी क्या होगी? कैसे? हैं? अच्छा, डी, हाँ फार्मूला से बताइए। D = 1/f। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये मीटर में होता है, समझ आ गया? इसको समझाओ। देखिए डायोप्टर का फार्मूला ही होता है D = 1/f। आपको निकालना है f और D दिया हुआ है, D दिया हुआ है तो नहीं निकल जाएगा। चलिए आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप, व्हाट इज आइसोटोप? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के संदर्भ में बताइए। प्रोटॉन सेम, एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है प्रोटॉन की संख्या से, है ना। तो सेम प्रोटॉन होगा लेकिन डिफरेंट न्यूट्रॉन होगा, तो आइसोटोप हो जाएगा, ठीक है ना। मच्छर भगाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? दिमाग। एक बार गए हम सासाराम गए एक बार, तो वहाँ पर बहुत मच्छर था। तो वहाँ जितने लोग थे बहुत खौफ खाए हुए थे मच्छर से। तो हमने जाकर कहा कि मच्छर को मारने का बहुत बढ़िया तरीका है, सब घेर के बैठ गया।
सासाराम में घेर कर क्या है क्या, हम लोग मच्छर को पकड़ लीजिए, उसको गुदगुदा दीजिए, हंसेगा तो जहर डाल दीजिए मुंह में तो मर जाएगा। माता पीट ली। एलिथ्रीन तत्व का यूज होता है, एलिथ्रीन। ये पूछता है, आगे भी पूछेगा। समुद्र नीला लगता है यह लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी के चलते? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज प्रकीर्णन। हिंदी में प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। महासागर में जब ऊंचा ऊंचा लहर उठता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? मून का, चंद्रमा। चंद्रमा बोलेगा हम इतना दूर हैं, 3,86,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, फिर भी हम जिम्मेदार हैं। हाँ हाँ, पागल सब तो दिमाग भी लगता खींचता है उधर कुछ, तो वही हाई टाइड पे आ जाता है। मतलब ये सवाल जो आपको बताया गया, उससे यह हम लोगों ने कई सवाल कर लिए, लगभग 100 से ऊपर, 100 क्या ज़्यादा ही सवाल किए। यानी 4-5 साल का सवाल का हम बनाए थे इसका। 4-5 सवाल में कोई ऐसा सवाल लगा कि नहीं हम यदि रॉकेट साइंस पढ़े होते तभी इसको कर पाते, ऐसा तो नहीं लगाना है। इसका मेन आज के क्लास का मकसद था कि विज्ञान बहुत सामान्य पूछता है, लेकिन रेगुलरिटी चाहिए। यानी आपको कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, उनको पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स का भी कुछ बेसिक सिद्धांत है, बायो का भी कुछ बेसिक सिद्धांत है, और केमिस्ट्री का भी है।